नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। 29 अक्टूबर का करंट अफेयर देख लेते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, हमारे जो पेड ग्रुप के कोर्सेज जो चल रहे हैं वो इन दो नंबर्स पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, 8564880530 9696060608 पर। ठीक है, और हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उस पर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब पे आप जाकर सर्च करिए ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज। ठीक है, इनको आप सर्च करेंगे, बिल्कुल फ्री है, आप इनको ज्वाइन करिए और सारी नोटिफिकेशन, पेड पीडीएफ्स की पिक्स भी सब फ्री में यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, जो हम आज के टॉपिक्स हैं, पहला है कि भैया ड्रोन्स के लिए अभी पीछे एक पॉलिसी आई थी कि काफ़ी उसमें उदारीकरण कर दिया गया है। और जब उदारीकरण हो जाएगा तो ड्रोन बहुत ज़्यादा उड़ने लगेंगे, तो ड्रोन का ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो वो फ्रेमवर्क निकाला गया है। अगला है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे इंडिया में पहली बार निकाला गया, इंपॉर्टेंट है। मेंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारे उन्होंने सुझाव दिए हैं कि कैसे इससे निपटा जाए। ठीक, और तीसरा है पेगासस का पैनल बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा है आपका जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं वो इलेक्शन कमीशन से काफी नाराज, गुस्सा हो गए हैं, क्या बात है देखेंगे। और पांचवा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाला एशिया का बैंक। ठीक, ऐसे याद रखा करो, कोई टेंशन नहीं होगी। पढ़ो और पढ़ो भी, पढ़ते हुए मजे लो। जब मजे लोगे, इंटरेस्ट लोगे, तभी आपको चीजें याद रहेंगी, एग्जाम के साथ में भी, एग्जाम के बाद में भी। ठीक, क्योंकि नौकरी भी तो करनी है ना। तो फ्रेमवर्क फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रोन्स। ठीक, ड्रोन यातायात प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क। अब जैसे मैंने आप लोग पीछे बताया कि 25 अगस्त को ड्रोन रूल्स 2021 आए, काफी ज्यादा इसमें जो है उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन किया गया। नंबर ऑफ फॉर्म जो लगते थे वो कम कर दिए गए, 25 से खाली 5 हो गए। जो फीस लगती थी वो भी कम कर दी गई। कुल मिला के ड्रोन आसानी से उड़े, उसमें कई सारी क्लैरिटी भी करी गई और ज्यादा उड़े। अब ज्यादा उड़ने लगेंगे तो भैया ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा ड्रोन्स का उड़ने का, तो उसका ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी तो करना है, तो इसीलिए फ्रेमवर्क आया है। ठीक, लॉजिकल लगा, ऐसे ही पढ़ो। ठीक, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है उसने निकाला है अभी ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का ड्रोन का फ्रेमवर्क। ये भी समझ में आ गया कौन सी मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन। और इन्होंने अभी गवर्नमेंट ने क्या है 15 सितंबर को अप्रूव किया था एक पीएलआई स्कीम, पीएलआई के कई सारे की चल रही है, इसकी भी चालू करी गई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट। ड्रोन बनाने के लिए जितना बनाओगे प्रोडक्शन उतना ज्यादा जो है आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, और 120 करोड़ रुपया इसमें दिया गया है। तो पीएलआई में अब ये भी ध्यान रखना कि ड्रोन भी आ गया है। पूछ सकता है कि बताइए कौन सा इसमें स्कीम में कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो ड्रोन कर दिया। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ड्रोन को आउट कर दोगे, इसलिए। ठीक, बाकी फ्रेमवर्क ये आपका जो है रूल में फॉर्म कम कर दिए थे, फीस कम कर दी थी। ठीक, फ्रेमवर्क के बारे में अगर बात करी जाए, जो यहाँ पे अभी फ्रेमवर्क निकाला गया है ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए, थर्ड पार्टी, प्राइवेट, निजी, थर्ड पार्टी हो या पब्लिक हो, प्रोवाइडर इसमें आएंगे जो सर्विस देंगे। ठीक, और 1000 फीट के नीचे एयर स्पेस में ये मान लीजिए है तो 1000, ये जमीन है तो 1000 फीट के नीचे जो भी ड्रोन उड़ेगा, ठीक, तो उसको जो है ये लोग मैनेज करेंगे, उनके मूवमेंट को, पब्लिक और प्राइवेट, थर्ड पार्टी दोनों। ठीक, समझ में आ गई बात। और इसमें जो फ्रेमवर्क है वो थर्ड पार्टी को सर्विस प्रोवाइडर की तरह वो कई सारी सर्विसेज देगा। थर्ड पार्टी जो है कई सारी सर्विसेज देगा, जैसे पंजीकरण कराना है, फ्लाइट की प्लानिंग करनी है, आपको ड्रोन उड़ाना है, कहाँ से कहाँ तक उड़ाओगे। ठीक, साथ ही साथ कई सारा आपको डाटा चाहिए, मान लीजिए वेदर का, ट्रेन का, पता चला ड्रोन उड़ाया, बादल आए, लेक चले गए, तो ट्रेन का जाके जो है पहाड़ों में लड़ गया, तो उन सब के लिए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड करेगा। इन्हीं के साथ साथ एक सप्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइडर भी होगा,
वो भी कुछ जैसे इंश्योरेंस देना है भाई, जब लड़ गया तो इंश्योरेंस होना चाहिए। डेटा एनालिटिक करना, जो भी डेटा जो है ड्रोन लेके आया उसको जो है एनालिसिस करना है, ठीक। और साथ ही साथ यूटीएम इकोसिस्टम बनाएगा। यूटीएम क्या है? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक। ये दो सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए। जितने भी ड्रोन्स हैं, छोड़ के कौन सा ड्रोन? नैनो ड्रोन, जो कि ग्रीन जोन में उड़ रहा है। ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को रूल्स में। नैनो जोन बताइए कितने ग्राम का होता है? तो जितने भी ड्रोन हैं वो उनको जो है अपना जरूरी से जरूरी शेयर करना पड़ेगा रियल टाइम लोकेशन, नैनो ड्रोन ग्रीन जोन को छोड़कर, कि सेंटर को, नेटवर्क और सेंटर को किसके थ्रू? या तो डायरेक्टली या फिर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, ठीक। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो परमिट उसको किया जाएगा कि भैया ड्रोन को, ऑपरेटर्स को कुछ जो है सर्विस फी, अब भैया सर्विस दे रहा है तो कुछ ना कुछ फी तो लेगा ना, स्मॉल पोर्शन, उसमें फी वी लेके फिर उसको जो है आपको शेयर भी करेगा किसके साथ? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, जो कि मैनेज करता है एटीएम को। एटीएम क्या है? एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है। अभी फिलहाल जो है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में ड्रोन को नहीं जोड़ा जाता है, तो आगे जोड़ा जाए इसलिए थोड़ा बहुत पैसा देते रहेंगे, फिर आगे जाके इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक। कि ड्रोन और एरोप्लेन ना लड़े, इन सबको भी चीजें, अब ये एयर स्पेस तो सेम ही है, ठीक। तो ट्रैफिक अब वहां बढ़ रहा है तो उसको मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। नीड क्यों पड़ी भैया इन रूल्स एंड रेगुलेशन की? अब देखो, एक तो मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, दूसरा जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी पीछे क्या हुआ है कि कई सारे जो है पाकिस्तान और उनके जो पिल्ले हैं वो अपना ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं भारत में दहशत फैलाने के लिए। अभी जम्मू कश्मीर में आपका जो है एयरफोर्स स्टेशन पे इन्होंने ड्रॉप कर दिया था एक्सप्लोजिव डिवाइस ड्रोन के जरिए। ड्रोन के जरिए ये स्मगल करते हैं, तस्करी करते हैं आर्म्स, एम्यूनिशन और ड्रग्स की इंडियन टेरिटरी में। और पीछे साइटिंग भी पाकिस्तान की तरफ से काफी हुआ है। 2019 में, 2020 में 167 ड्रोन की साइटिंग्स हुई है। तो ड्रोन का इसलिए एक सामरिक महत्व भी है, ड्रोन पॉलिसी और ये सब लाने का, ठीक, फ्रेमवर्क लाने का, ट्रैफिक मैनेजमेंट करने का, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरमेंट से संबंधित, जलवायु जो है आपका क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स से संबंधित है, ठीक। क्लाइमेट है, क्लाइमेट से कहां कौन सी जगह है बहुत खतरे में है, जो है उनको नुकसान पहुंच सकता है, उससे संबंधित एक सूचकांक आया है, ठीक। अब ये सूचकांक कौन लेके आया है? CEEW, यानी कि काउंसिल ऑन, परिषद है ये एनर्जी, पर्यावरण और जल का, ठीक। CEEW है, ये एनवायरमेंटल थिंक टैंक है। और इन्होंने पहली बार जो है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे क्लाइमेट की वल्नरेबिलिटी का मूल्यांकन किया है, या फिर क्लाइमेट की वल्नरेबिलिटी का इंडेक्स निकाला है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज। इंडिया में 640 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने निकाला है भैया ये डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट के से, जो जैसे मान लीजिए साइक्लोन आ रहा है, फ्लड आ रहा है, ठीक, तो हीट वेव आ रही है, ड्रॉट आ रही है, तो इससे कितना ज्यादा खतरे में है या नहीं है, या फिर खतरे में है तो उसने अपने आप को कितना अनुकूल बना रखा है। डार्ट बनाने के लिए उसने अपने कुछ रिसोर्सेज, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक। तो इन सब चीजों को जो है इस वाले सूचकांक में बताया गया है, एक्सट्रीम वेदर से कितना वल्नरेबल है साइक्लोन, फ्लड, हीट वेव, ड्रॉट, ठीक। अब इसमें कई सारा इन्होंने डेटा दिया हुआ है, मेन चीजों में यहाँ पे देखेंगे हाउ इज द, ये कैसे एसेस किया गया। तो इन्होंने देखो 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, 3 चीजें इन्होंने मेनली ली। इन्होंने पहले कहा कि भैया एक्सपोजर, कि मतलब भैया वेदर से जो है डिस्ट्रिक्ट कितना प्रोन है, कितना ज्यादा मौसम की घटनाओं के लिए प्रवण है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई आंध्र प्रदेश में जैसे आपके या उड़ीसा में है, तो वहां पे जो है साइक्लोन ज्यादा आते हैं तो ज्यादा प्रोन हुआ ना साइक्लोन से, वैसे ही। दूसरी चीज है सेंसिटिविटी, यानी कि संवेदनशीलता, की भैया कोई अगर इम्पैक्ट होता है तो उस डिस्ट्रिक्ट में मतलब कितना ज्यादा उसमें इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक। मतलब ऐसा तो नहीं कि जो है साल में 1 बार आता है या फिर जो है साल में 10 बार आता है, तो वो चीज हो गई। तीसरा है एडाप्टिव कैपेसिटी। अब भैया इस तरीके की एक्सट्रीम वेदर आती भी है अगर जो है आप बताएं, तो क्या आपने मैकेनिज्म बनाया है उनको रेस्पॉन्स करने का, या फिर उनके अनुकूली क्षमता आपकी क्या है। तो इन 3 चीजों पे एक्सपोजर, ठीक, कि प्रोन है कि नहीं है। जैसे लिखा होता ना कि बहुत ज्यादा ऐसे टेढ़ा ऐसे रोड आ जाती तो वहां लिखा होता है कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ठीक है ना। वैसे ही जो है
कि मतलब वहां पे क्या कौन सा मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बन सकती हैं और लाइक्लीहुड कितना है इम्पैक्ट होने का। और तीसरा भैया कैसे निपट सकते हो, कुछ बनाए हो, तैयारी वारी करी है कि नहीं करी है। उस डिस्ट्रिक्ट ने ये चीज यहाँ पे बनाया था। अब इनका मेन फोकस इन्होंने यहाँ पे कहा है कि मैप करो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज जो है, प्लान करो, स्ट्रेटजी बनाओ, क्लाइमेट प्रूफिंग कम्युनिटीज, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की बनाओ, तो अपने आप को बचा सकते हैं। क्लाइमेट प्रूफिंग कम्युनिटी, इकोनॉमीज और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बना के मतलब रेजिलिएंट बनाओ, अपने को लचीलापन लाओ, क्लाइमेट से घबराओ नहीं। अच्छा, इन्होंने ये भी है कि क्लाइमेट एक्सट्रीम को आइसोलेशन में नहीं देखते हैं, ये हाइड्रोमेट डिजास्टर में देखते हैं। मतलब एक दूसरे जो क्लाइमेट के एक्सट्रीम हैं, जो आपदाएं हैं, उन सभी को जोड़ के भी देखता है कि फ्लड का साइक्लोन से ड्रॉट से इनमें आपस में क्या रिलेशन है। ठीक, इन्होंने एक जगह बताया कि कई सारी जगह ऐसी देखी गई हैं जहां पे पहले मान लीजिए जो है फ्लड आते थे, ठीक, अब आज की तारीख में वहां पर ड्रॉट सूखा आ रहा है, तो रिवर्सल हो गया। ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। और साथ ही साथ ये अर्थक्वेक को नहीं कंसिडर करते हैं, बस ये ध्यान रखना। वहां पे क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि क्या ये अर्थक्वेक को भी करते हैं, लिख देगा साइक्लोन, फ्लड, अर्थक्वेक नहीं करते हैं ये। ठीक, ये एक जो है इसमें वो है एक्सेप्शन। भारत को जलवायु भेद्यता सूचकांक की आवश्यकता क्यों? जर्मन वॉच जो है एक संस्था है, 2020 की फाइंडिंग में इंडिया को 7वां मोस्ट वल्नरेबल कंट्री माना गया है क्लाइमेट एक्सट्रीम से, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो फ्रीक्वेंसी भी है एक्सट्रीम वेदर जो इवेंट्स है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अभी हमने देखा था पिछले साल सुपर साइक्लोन अम्फन आया था, जो कि आज तक का भारत में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन है। ठीक, और अभी लैंडस्लाइड केरला में, उत्तराखंड में सब देखा जा रहा है, सब बढ़ रहा है। ठीक, इंडिया में इन्होंने कई सारे डेटा दे रखे हैं। ठीक है, आपके CEW ने, ये आप PDF से पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि 4 में से 3 जो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में वो एक्सट्रीम इवेंट हॉटस्पॉट है, वहां पे एक्सट्रीम इवेंट हो सकते हैं। 40% ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्वैपिंग ट्रेंड, वही जो मैंने बताया पहले फ्लड था, अब जो है वहां सूखा पड़ रहा है। IPCC क्या है फुल फॉर्म बताइए? इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। इसने भी कहा है कि जो डिग्री है राइज इन टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पानी भी गिरना, वर्षा भी ज्यादा, प्रेसिपिटेशन भी बढ़ेगा 3% तक। ठीक, 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ा तो आपका 3 डिग्री तक जो है आपका ये 3% तक आपका जो है प्रेसिपिटेशन भी बढ़ेगा। ठीक, इसके अलावा जो है साइक्लोन और फ्लड भी इसी के साथ साथ बढ़ेंगे। अब इनकी जो फाइंडिंग्स हैं ये बहुत सारी है। इन्होंने मेन आपको बता देता हूं कि आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार ये सबसे मोस्ट वल्नरेबल है। और आखिरी में बहुत सारी इसमें वो है, इतना ज्यादा नहीं देखने की जरूरत है, ये आप उससे पढ़ लीजिएगा, एक जगह आपको लिखने पड़ेंगे, सब फैक्ट है ये। ठीक, और उन्होंने रिकमेंडेशन यही दिए है भैया कि मैपिंग करो, एक एटलस बनाओ, एसेस करो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके उस फ्लड की वजह से वाली जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, ये मलेरिया हो रहा है, इनको सबको देखो, कैसे रैपिड इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, इन सब एक्सट्रीम इवेंट से कैसे निपटना है, ये सारी चीजें जब तक आप मैपिंग नहीं करोगे तो कैसे आ सकता है। ठीक, और एनवायरनमेंट के डी रिस्किंग करो, मतलब कि बचाओ यार अपने आप को। ये अगर खतरा देख रहे हो तो खतरे से को अपने अडॉप्ट कर सकते हो, जहां अडॉप्ट करो, जहां रोक सकते हो रोको, और जो है जहां उससे बच सकते हो उसको बचो। ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इसमें एक चीज है कि उन्होंने कहा कि लीस्ट वल्नरेबल जो है, ठीक, वो कौन कौन से स्टेट है? केरला, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। केरला में तो इतनी आपदा है यार, पता नहीं। लीस्ट जो है वो केरला, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल उन्होंने बताया है। और जो सबसे ज्यादा जो है वल्नरेबल वो कौन कौन से हैं? आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार। ठीक, ये 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पेगासस पैनल, पेगासस मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इजराइल की कंपनी है NSO, वो बनाती है। और वो ये कहती है कि हम सिर्फ जो मतलब जो जाने माने लोग हैं या फिर जो लीगल है उन्हीं को ही बेचते हैं सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर से ये है कि आपके मोबाइल में पहुंच गया तो आप चाहे किसी लिंक पे क्लिक करें ना करें, आप जो भी गतिविधि करते हैं मोबाइल पे, जो भी डेटा, सब जो है आपका सर्विलांस हो सकता है आपके जाने बगैर। ठीक, तो ये जो चीज है, ये पेगासस वाली चीज 2019 में आई थी इलेक्शन से पहले कि भैया जो है गवर्नमेंट हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कई लोगों के ऊपर, यहां तक कि खुद के मिनिस्टर्स के ऊपर भी
पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए उनके ऊपर निगरानी रख रहा है, उनके ऊपर अनाधिकृत जो है सर्विलांस रख रहा है। तो अब जब सुप्रीम वहां पे कई लोगों ने जो है इस पे केस वेस किया तो सरकार ने कोई ज्यादा अच्छा जवाब दिया नहीं। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट दायर करो, तो उन्होंने एफिडेविट भी नहीं दायर किया। अब सुप्रीम कोर्ट गया झुंझला, उसने कहा यार ये बात तो हमारी कुछ मान नहीं रहा है और यहां पर जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्रिवेसी जो है, वो उसका भी उल्लंघन हो रहा है। ठीक, तो जो कि आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है और सुप्रीम कोर्ट के केस पुट्टू स्वामी के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो भाई फंडामेंटल राइट्स को जो है वो भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना बहानेबाजी कर रहा है या फिर जो भी है, असली चीज क्या है, नेशनल सिक्योरिटी का ही मुद्दा तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तो ये चीज समझने के लिए जब उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोऑपरेशन नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है पेगासस से संबंधित चीजों का आंकलन, कई सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में बनाया गया है। ठीक, ये याद रख लेना प्लीज, पेगासस से संबंधित जो बनाया गया है पैनल, वो किसका, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, आरवी रविंद्रन, आरवी रविंद्रन। ठीक, ये चीज यहां पर आपको समझ में आ गई। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस में वही सारी बहुत सारी चीजें हैं कि भैया कि पेगासस अगर यूज किया गया तो कहां कहां किया गया, ठीक, किसकी इसकी निगरानी की गई, किसकी इसकी जो स्पाइंग करी गई, विक्टिम जो है उनको उनका डिटेल होना चाहिए, क्या उनको इफेक्ट पड़ा वो चीज होनी चाहिए, और क्या एक्शन लिए गए 2019 के बाद से सरकार के द्वारा, और ये क्या पेगासस का यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने खरीदा था या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदा था या फिर स्टेट या किसी सेंटर कोई एजेंसी ने खरीदा था। अगर गवर्नमेंट एजेंसी ने यूज किया है इंडियन सिटीजन के ऊपर तो किस लॉ के अंदर किया है, किस गाइडलाइन के अंदर किया है, किस प्रोटोकॉल के अंदर किया है, किस प्रोसीजर के अंदर किया है। और इसी में ही डोमेस्टिक एंटाइटी जो पर्सन्स हैं उनको अगर यूज किया गया इस 5 ईयर तो क्या वो यूज एथोराइज्ड था, ऐसा तो नहीं, मतलब मान लीजिए एथोराइज करने के लिए कई बार कंसेंट लिया जाता, कुछ बताया जाता, तो कुछ वैसा कुछ किया गया था। और साथ ही साथ एनी अदर मैटर, ये जरूरी है कि कमिटी थोड़ी और स्वायत्तता से काम कर सके। कोई और मैटर उनको लगता है कमिटी को कि रविंद्रन जी की वाली कमिटी को कि उसमें कुछ काम करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो वो भी वो कर सकता है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये है। क्यों कमिटी बनाई गई वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फंडामेंटल राइट को बचाना है। सरकार की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, उनसे कहने के बाद भी उन्होंने कोई भी जो है जो कोई एफिडेविट नहीं दायर किया, तो उनको अब कमेटी बनानी पड़ गई। कमेटी जो है अपना फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज करेगी कि हाँ भैया, अगर जो सरकार अगर मान लीजिए बहाने बना दी तो क्या वो सही है, नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। सरकार जवाब, अब सरकार जो कमेटी है वो सरकार तो देखिए ज्यादातर पीछे केसेस में देखा गया है कि वो नहीं मदद कोऑपरेट करती है, तो कमेटी जो है कई सारी एजेंसी और उन सबसे फिर इसी जो है अपनी पूछताछ करेगी, यथासंभव जो है फैक्ट फाइंडिंग करेगी। ठीक, ये वाली चीज है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने एफिडेविट नहीं दायर किया था, टेक्निकल एक्सपर्ट ने उन्होंने कहा था कि भैया ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ठीक, हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम खुद एक टेक्निकल कमेटी बनाएंगे, लेकिन टेक्निकल कमेटी बना के और छोड़ देना और पता चला 25 साल तक कुछ उस पर आ नहीं रहा, ये चीज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो टू बी सीन टू बी डन। जस्टिस जो न्याय है सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, जस्टिस होता हुआ दिखना भी चाहिए न्याय होते हुए, ये चीज है यहां पर ये कहा गया है। ठीक, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो टेक्निकल कमेटी बनाना चाह रही सरकार उसको भी मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वायलेट कर देगा सेटल्ड जुडिशियल प्रिंसिपल को कि जस्टिस होते हुए भी दिखना चाहिए। जस्टिस रविंद्रन कमेटी जो है अब वो फिर से गवर्नमेंट से फिर से नया रेस्पॉन्स उनसे मांगेंगे। हालांकि पीछे जुडिशियल किलिंग्स वाले पे जो है गवर्नमेंट ने कोप अप नहीं किया था, ज्यादा कोऑपरेशन नहीं किया था, और जो है इसीलिए कमेटी जो है वो कई सारे और पार्टीज और स्टेक होल्डर हितधारकों से इंगेज होंगे, लीगल एक्सपर्ट इन सबसे बातचीत करेंगे, रिकमेंडेशन भी कर सकता है कमेटी इन सारी चीजों पे कि भैया साइबर सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाए, सर्विलांस हुआ तो उसको कैसे रोका जा सकता है, और राइट टू प्राइवेसी में क्या उसमें जो है इन्वेजन हुआ है, कैसे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है,
क्या मैकेनिज्म, अगर कोई सस्पिशन किसी को है कि भैया उसकी निगरानी हो रही, तो वो क्या मैकेनिज्म अपनाए, किसके पास जाए, किसके पास गुहार लगाए, ये सारी चीजें उसमें उसको बतानी है। एडहॉक मैनेजमेंट, पार्लियामेंट क्या इसके लिए राइट बना सकती है, ये सारी चीजें। ठीक, अच्छा भैया, अब यहां पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर नाराज हो गए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। देखिए ऐसा होता है कि इलेक्शन जब होता है तो आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का काम है कि उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं। इसके लिए उनको सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल करना पड़ता है। और यहां पर अभी तेलंगाना में बाईपोल इलेक्शन है, यानी कि किसी ने सीट खाली कर दी किसी कारणवश, ये तो वहां पे बाईपोल होंगे उस टर्म के लिए। ठीक, अभी वो बाईपोल होने वाले हैं हुजूराबाद असेंबली में। ठीक, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके आसपास के 2 डिस्ट्रिक्ट, हनामकोंडा और करीमनगर डिस्ट्रिक्ट को जो है कि भी वहां पे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आपका आचार संहिता वहां तक भी एक्सटेंड कर दी। इस पे जो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो है नाराज हो गए। देखिए ऐसा है, जब इलेक्शन का चालू हो जाता है टाइम शेड्यूल आने के बाद से, तो गवर्नमेंट लुभा नहीं सकती है कि शॉर्ट टर्म में कोई स्कीम ले आए और जो है वोट खरीद लिया, या फिर वोट जो है लोग को मोबिलाइज कर लिया जल्दी से। तो स्कीम, और क्योंकि यार ये चीज सरकार ही सिर्फ कर सकती है, बाकी लोग जो चुनाव कर लड़ रहे हैं वो तो कर नहीं सकते। तो सरकार एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए सरकार भी लुभा ना सके इस तरीके से, तो कोई भी पॉलिसी मतलब जो है इस तरीके की स्कीम या फिर लुभावनी जो चीजें हैं वो नहीं कर सकते, ये इलेक्शन कमीशन करता है। अब यहाँ पे हुजूराबाद असेंबली में तो था बाईपोल इलेक्शन, लेकिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब बन रहे थे ओवर स्मार्ट। वो क्या कर रहे थे कि इसके बगल में हनामकोंडा करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में जाकर स्कीम लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि ये वाली असेंबली भी इन्फ्लुएंस है जहां पर बाई इलेक्शन होने वाला है, तो वहां पे भी आचार संहिता बढ़ा दी गई, तो वहां पे जाके वो काम कर नहीं सकते। ऐसी स्कीमें जो है आखिरी वक्त पे जो है वोट बटोरने के चक्कर में नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं। इसलिए जुंझलाहट में खिसियानी बिल्ली खंबा नोची वाली बात है। इलेक्शन कमीशन को बोलना है कि अरे भैया सही काम नहीं कर रहे हो, ये है वो है, तुम यार हीरो बन रहे हो, ये सारी चीजें हो रही है। बस सिंपल सी बात है। मेन चीज आपको यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो आप जो है किसी इस तरीके की कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स और वो नहीं लॉन्च कर सकते। आप जो है इलेक्शन कमीशन के दायरे में ही सारे उनसे ही परमिशन लेके उसी उनके जो ऑब्जर्वर है, रिटर्निंग ऑफिसर है, उन्हीं की देखरेख में आप रहते हो। ठीक, इलेक्शन कमीशन आज आप लोग को जाके लक्ष्मीकांत की बुक खोलिए और पूरा पढ़िए, ये आपका होमवर्क है। तो यहां पर यही सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले बता दी। हुजूराबाद में था दलित बंधु स्कीम, यहां पे लॉन्च करना चाहते थे दलित बंधु स्कीम, तो वो उनको लॉन्च करने दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे असेंबली में आचार संहिता लगा दी जो आसपास के एरिया है वो, तो इसलिए वो और ज्यादा जो है वो हो गए। ठीक, फ्रस्ट्रेशन हो गई उनको। मेन चीज है दलित बंधु स्कीम ना लॉन्च करने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा है इनको। और यहाँ पे अच्छा राव ने यही बोला जो चीफ मिनिस्टर हैं कि हमें क्यों रोका जा रहा है, हम दलितों के जो समुदाय हैं उनको जो है सशक्तिकरण करना चाहते हैं। भाई इलेक्शन के टाइम भी तुमको याद आता है, उससे पहले क्या हो जाता है तुम्हें? पूरे टाइम तो तुम्हें कुछ नहीं, उनको दबाते रहते हो, कुचलते रहते हो, और जब इलेक्शन टाइम आ रहा है तो भैया आ जाओ, पाव पकड़ लो। ये सारी चीजें नहीं हो, हमेशा लोग काम करें और सच्ची सत्यनिष्ठा के साथ काम करें। तो इसलिए ये जो है कदम बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक, बाकी जो यहाँ के एमपी थे उनको निकाल दिया गया था, तो उन्होंने सीट खाली कर दी। टीआरएस जो पॉलिटिकल पार्टी है चीफ मिनिस्टर जी की, उसको छोड़ दिया था, इसलिए बाई इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है। ठीक, और बाकी इन्होंने राव ने यही कहा इलेक्शन कमीशन से, ये क्या कहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें खाली जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो सिलेबस के हिसाब से जो हमें पढ़ना है वो मैंने आप लोगों को जरूरत की चीज यहाँ पे बता दी है। ठीक है, ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन, देखो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता हूं। अभी आप लोगों ने देखा होगा यूपी पीसीएस वाले में भी उन्होंने पूछा कि भैया पहला जो है फाइनेंस कमिश्नर कौन था। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे ना। अब देखो यहाँ पे कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, वो लोग कहाँ से देखते हैं यार, वो भी तो हमारी तरह ही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये वेबसाइट है, वहां जाके आप पढ़िए, मैं तो कहूंगा। ठीक, ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपका विकिपीडिया से है, तो यहाँ पे देखा हुआ है फर्स्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्शन कमिश्नर कौन था, सुकुमार सेन।
ठीक, ऐसे ही आप अगर जाके देखोगे फाइनेंस कमीशन, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। बस उन्होंने उठाया और बना दिया क्वेश्चन, उनका काम आसान। तो आप भी करो ना यार, और हम भी आपको करवा रहे हो सेम पैटर्न पे, तो क्यों नहीं करते हो। करंट एग्जीक्यूटिव सुनील अरोड़ा है, और 25 जनवरी 1950 को फॉर्म्ड हुआ था आपका इलेक्शन कमीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के बाद है, संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, और ये इलेक्शन कराती है आपका प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, आपका एमएलए का, आपका एमपी का, और आपका एमएलसी का। ठीक, ये सारी चीजें हैं। अच्छा बताइए कमेंट करके कि प्रधानी राजधानी के इलेक्शन कौन कराता है। ठीक, अगला जो हमारा कुछ टॉपिक है वो है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अब एशियन ये बैंक है जो कि इन्वेस्टमेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, और इसने अभी ये कहा है कि भारत में हम सामाजिक और जलवायु रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्वेस्ट करेंगे, फंड देंगे, जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे में। ठीक, साथ ही साथ इन्होंने, भाई साहब ने, बैंक ने ये भी कहा है कि इंडिया को कि आप एक बैलेंस बनाइए, जो भौतिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी चीजें होती हैं, और भौतिक जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस हो गए, डैम्स हो गए, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाइए। तो थोड़ा होशियारी दिखा रहे हैं हम लोगों को। खैर, अबाउट अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के, ये इन्वेस्टमेंट बैंक के हिसाब से AIIB के को देखें तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। बीजिंग का है, चाइना में है। और बैंक का जो उद्देश्य है वो यही है कि सामाजिक आर्थिक जो आउटकम है उनको बढ़िया करना है, इंप्रूव करना है। कहां पर? एशिया और बियॉन्ड में। तो ये सिर्फ एशिया का बैंक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके मेंबर भी सिर्फ एशिया से ही होंगे और ये खाली इन्वेस्टमेंट एशिया में ही करेगा। यही चीज ध्यान रखिएगा, इसी में क्वेश्चन बना सकता है। ये बैंक प्रपोज किया गया था चाइना के द्वारा 2013 में, और अक्टूबर 2014 को बीजिंग में लॉन्च कर दिया गया। इसकी हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग मिली थी जो 3 बिगेस्ट रेटिंग एजेंसीज हैं। कौन से? S&P, फिच और आपका मूडीज। क्रेडिट रेटिंग जो है एजेंसीज इंडिया में कौन कौन सी बताइए? इकरा। ठीक, ये पढ़ो यार, ये सब आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम से जो है आप कहोगे कि कहां से आ गया। ये यहीं से आता है। जब आपको ये चीज आई तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या चीज है। 2 मिनट लगता है यार। ठीक, और ये इसको मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF, किसको? AIIB को वर्ल्ड बैंक और IMF से compete भी कराया जा रहा है। ठीक, और बैंक ने स्टार्ट कर दिया था ऑपरेशन इसका जब ये 25 दिसंबर 2015 को इसका एग्रीमेंट एंटर कर दिया गया था, जब 10 मेंबर स्टेट और 50% जो इनिशियल सब्सक्रिप्शन था एथोराइज कैपिटल स्टॉक का वो आ गया तब। इसमें सबसे बड़ी आपका जो शेयर होल्डिंग जो है वो चाइना की है 26%। उसके बाद इंडिया की है, सेकेंड नंबर पे है इंडिया। ध्यान रखना, AIIB में सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर चाइना, इसके बाद इंडिया है, फिर रशिया, फिर चौथे नंबर पे जर्मनी है। ठीक, इसमें एक चीज जरूर है कि जो रीजनल यानी कि जो हमारे मेंबर्स हैं एशिया वाले, वो 75% तक उनका वोटिंग पावर रहेगी। ठीक, तो भले ही जो है आपका यहाँ पे देखो यूरोप के मेंबर भी आपको दिख रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो एशिया के जो रीजन है उसमें 75% वोटिंग यहीं पे होगी, ताकि जो डिसीजन हो, चाहे पैसा कोई भी लगाए दे, लेकिन डिसीजन हमारे ही क्षेत्र के अनुसार होंगे। ठीक, और हमको हमारी पॉलिसी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तवज्जो जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। ये फाउंडिंग मेंबर 57 है इसके, चाइना लीडिंग कंट्री है। ये सारे इसके जो है आपके देश हैं जो इसके मेंबर्स हैं। ठीक, फाउंडिंग मेंबर लिखा हुआ 57। ठीक, अभी कितने मेंबर्स हैं बताइए। बाकी इसमें इसके ऑर्गन अगर देखा जाए, बोर्ड और गवर्नर सबसे ऊपर हो गया, बोर्ड और डायरेक्टर उसके नीचे हो गए जो बताए जाते हैं, बाकी इंटरनेशनल एडवाइजरी है जिसकी बात सुनता है भैया बैंक का कैसे स्ट्रेटजी पॉलिसी बनाई जाए और अपना संचालन किया जाए। ठीक, इसी के साथ में हम लोग आ गए अपने कौन से कैसे जो है MCQs को हमें सॉल्व करना चाहिए उस पर। कृषि उड़ान 2.0, कृषि उड़ान 2.0 संबंधित कुछ कथन दिए गए, कौन से सत्य हैं ये पूछा गया, सत्य, ट्रू। देखिए, कृषि उड़ान 2.0 स्कीम जो है ये कार्गो से संबंधित है। कार्गो संबंधित मतलब ये होता ना का, ये जो सामान के लाना ले जाना, ठीक है ना, उसको कार्गो बोलते हैं आपका। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से संबंधित है कौन से एरियाज में? हिली, पहाड़ी एरिया, ट्राइबल, आदिवासी वाले और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में। ठीक, कृषि संबंधित तो एग्रीकल्चर भी होगा ना कुछ ना कुछ। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको लॉन्च किया। क्या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया? ड्रोन वाली जिसको भी बताया था,
कृषि उड़ान 2.0 स्कीम कब? 10 अक्टूबर 2021 को। ठीक, तो क्या मिनिस्ट्री और डेट सही है? तो ये चीजें आपको चेक करनी चाहिए इसमें। तीसरा क्या है कि स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड विद द एम ऑफ चैनलाइजिंग द इमेंस पोटेंशियल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक, अब इंडिया एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। मान लीजिए जो है आपका हिली एरिया, हिमाचल से जो है सेब बहुत होता है, वहीं से हिमाचल से आपकी को भर दिया गया कार्गो में, एयरलाइन में, और वहां सीधे यूपी में आया और हम लोग ने खा लिया। तो ये वाली चीज है। तो इंडियन एग्रीकल्चर को मदद करने के लिए, लॉजिस्टिक हेल्प देने के लिए एविएशन मिनिस्ट्री ने ये वाली स्कीम चालू करी है ताकि फार्मर्स की इनकम डबल हो सके। हम मतलब बोलने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, फार्मर्स की इनकम 5 गुना भी हो सकती है, लेकिन ये सारे कार्य इसमें किए जा रहे हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो देखिए सारे स्टेटमेंट सही हैं इसमें। बस दूसरा स्टेटमेंट में जो डेट थी वो 27 अक्टूबर थी, सिविल मिनिस्ट्री ने ही इसको लॉन्च किया है। और कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे अगरतला, डिब्रूगढ़, श्रीनगर, हुबली और हुबाली, दीमापुर, जोरहाट, इम्फाल, सिलचर, लीलावरी, लखनऊ, तिरुपति, तेजपुर, तिरुपति, फिर से आ गया, क्या चक्कर है, तूतीकोरिन 2022। ठीक, तो 2022-23 में कार्गो टर्मिनल स्टेब्लिश किए जाएंगे। एयरपोर्ट्स पे बनाए जाएंगे अहमदाबाद, झारसुगुडा, भावनगर, मैसूर, कोझिकोड, राजकोट। कहां पे राजकोट बताओ? पुदुचेरी और विजयवाड़ा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था आपका कृषि उड़ान स्कीम सितंबर 2020 में। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका ऑडियो वीडियो हेरिटेज से संबंधित। वर्ल्ड डे कब मनाया था? ऑडियो वीडियो हेरिटेज जो है ऑब्जर्व इसलिए किया था कि भैया हम एक जो है सामान्य जागरूकता बढ़ा सके लोगों के अंदर कि क्या हमें अर्जेंट मेजर्स लेने चाहिए ऑडियो वीडियो हेरिटेज को, विरासत को बचाने के लिए। तो ये ठीक लग रहा है। इसका थीम 2021 का क्या? योर विंडोज टू द वर्ल्ड, आपकी खिड़की दुनिया के लिए। क्या ये थीम इसका सही है? और वर्ल्ड डे जो ऑडियो विजुअल हेरिटेज का होता है ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरे स्टेटमेंट में भी डेट का लोचा किया गया है, अक्टूबर 27 को होता है। ठीक, और ये डे एक्नॉलेज करता है सिग्निफिकेंट जो ऑडियो वीडियो जो डॉक्यूमेंट्स है उनका, कि क्या भैया महत्व है। और प्राइसलेस हेरिटेज होता है इन डॉक्यूमेंट्स को नोटिस करना, इनकी स्टोरीज बताना, कल्चर को, दुनिया को ठीक जागरूकता करना। 21वां जो आपका जनरल कॉन्फ्रेंस था, रिकमेंडेशन उसमें दिया गया था 1980 में कि सेफगार्ड करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए मूविंग इमेजेस का। इस डे को यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था अक्टूबर 27, 2005 में। इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए शेयर और सब्सक्राइब करके। तो कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।